Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of coded paper. In this video lecture, we are going to discuss about the respiratory system of rat. The respiratory system of rat is kind of pulmonary respiratory system, which means that the respiration is done by lungs. So basically, respiratory system को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और उसके बाद में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक एक वे होगा, एक स्पेस होगा जहाँ से जो एयर है वो पास होगी, एयर ट्रैवल करेगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्रैवल करेंगे टू द ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन. अब इन केस ऑफ रैट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है, बिकॉज इसीलिए तो हम उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोल रहे हैं. नाउ कम हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होगा एक्सटर्नल नेर से. यहाँ पे देख सकते हो दो नेजल ओपनिंग से, जो हमारी नोज होती है वहाँ पे दो नेजल ओपनिंग होते हैं. तो एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है, तो जिसको नेर बोला जाता है. नेर तो ये जो नेर्स है, एक्सटर्नल नेर्स जो होंगे वो बाहर साइड पे होंगे और जो अंदर जाके नेजल चेम्बर में ओपन होंगी. नेजल चेम्बर होता है जहाँ पे एक सेप्टम होता है जो क्या करता है, नेजल चेम्बर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक राइट में और एक लेफ्ट में. और वो वहाँ पे एक हार्ड पैलेट मैंने बताया था इन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हार्ड पैलेट क्या काम करता है? हार्ड पैलेट सेपरेट करता है हमारी नेजल ओपनिंग को और बकल कैविटी को. ये भी मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया था, यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ. वो जो एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है बकल कैविटी, उसको सेपरेट कर रहा है किससे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट से, जो नेजल चेम्बर है. और वहाँ पे नेजल चेम्बर में बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होंगे जो क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं टू स्टॉप द पैथोजेंस. जो भी एयर के थ्रू microbes and pathogen will enter the respiratory tract, they will get stuck into that hair, or hairs will stop them. Next, after that nasal chamber, this nasal chamber will open into the nasopharynx. This will open into the nasopharynx. Now this will open by the help of internal nares. As I said that there are two type of nares, external nares and internal nares. So this internal nares will help this nasal chamber, or this will connect the nasal chamber and nasopharynx. Later on that nasopharynx क्या होता है? वो just soft palate के above present होता है. Its position is just above the soft palate. Next, after that जो internal layer है वो क्या होता है? वहाँ पे एक part of it, that is glottis. Glottis is there. What is glottis? Now glottis is slit like structure or aperture which opens into the laryngopharynx. So as I said कि जो glottis होगा वो क्या है? एक aperture, एक slit like opening है, ढक्कन जैसा है समझ लो. वो क्या होगा? वो ओपन होगा इनटू द laryngopharynx. laryngopharynx क्या होता है? फैरिंग्स जो है वो दैट इज डिवाइडेड इनटू नेजोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स. फैरिंग्स जो है वी नो दैट देयर इज अ कॉमन पार्ट, इट इज अ कॉमन पार्ट विच इज कनेक्टेड टू द एलिमेंटरी कैनल as well as to the respiratory system. So this is separated, this is divided into different parts by the part which is known as glottis. Glottis is again covered with epiglottis. It is having another that covering on it, that is epiglottis. Now what is the work of epiglottis? That means that this epiglottis helps to or it helps to prevent the entry of food material while swallowing it. When we are swallowing it, हम जब खाना अपनी बॉडी में निगल रहे होते हैं या फिर हम जब खाना खा रहे होते हैं, तब वो फूड पाइप से रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए, इसीलिए वो क्या होता है, वहाँ पे एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंट होता है. ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस इज देयर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक. नेक्स्ट, आफ्टर दैट लैरिंगोफैरिंग्स, जहाँ पे ग्लॉटिस है, लैरिंग्स इज देयर. नेक्स्ट पार्ट इज लैरिंग्स. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ लैरिंग्स? लैरिंग्स इज एक्चुअली अ voice box. It is a
part where it has a small sound producing organ which produces a sound, and because of that we are able to talk. This has a vocal cords in it which is made up of elastic connective tissues and covered with mucous membrane, and it just responsible for the voice production. That's why it is also called as voice box. After larynx, there is the presence of trachea is there. Now trachea is a voice. It is a, so here you can observe this is the larynx. This portion is larynx, and after that one pipe is arising from there. So that pipe is called as trachea. Now what is trachea? Trachea को बोला जाता है wind pipe भी बोला जाता है, which means that it carries a wind or air towards the lungs. Now trachea is divided into right and left. So here is the trachea. So this is the trachea, and it divides into right and left two different we can say branches. So these branches are called as primary bronchi. यहाँ पे देख सकते हो, it is written that bronchus. So one will be called as bronchus, and plural form of bronchus will be bronchi. Okay. Now जो रेस्पिरेटरी ये जो ट्रैकिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ट्रैकिया है, सो ट्रैकिया इज लाइंड बाय द कार्टिलेजिनस रिंग्स अराउंड इट, and these rings will help in the flexible movement of the air in and out, and it allows a flexible movement of trachea, and it allows the inward and outward movement of air, and it also prevents the trachea to get from collapsation. और क्या होता है उसके बाद ये जो ट्रकिया होता है वो क्या होता है, इट गेट डिवाइड्स एंड इट एंटर्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. नाउ व्हाट आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर lungs. So lungs are of two lungs are there, right lung is there and left lung is there. So one bronchus enters to the right one and one enters to the left one. Now let us go to the next diagram. So here you can observe these first of all rings. So these are the cartilaginous rings around the trachea, and this is not so here it get divided and it just enters different lungs. तो lungs की position क्या है? lungs is present lateral to the heart. ये है heart जिसके lateral side पे, यानी जिसके दोनों side पे lungs present होते हैं. एक right lung है और एक left lung है, and it is covered enclosed in the basket like structure which is made up of ribs and sternum, and from backward it is dorsally वो क्या vertebral column से lined होगा, vertebral column से protected होगा, और front में sternum होगा जो जिसके पास में क्या होंगे, जो ribs से attached है sternum. So ये क्या करता है, एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है, एंड यहाँ पे नीचे साइड पे डायफ्राम प्रेजेंट होगा. तो यहाँ वेट अ मिनट, नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ हाँ यहाँ देख सकते हो. सो ये डायफ्राम है, यहाँ पे ये डायफ्राम है यहाँ पे, और फिर यहाँ स्टर्नम होगा. तो स्टर्नम यहाँ से हटा दिए सो डैट कि यू कैन ऑब्जर्व इट इजीली, और रिब्स होंगे यहाँ पे, और बैक साइड पे सॉरी डॉर्सल साइड पे क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा. अभी डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रिब्स और ये जो भी पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. डायफ्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, डायफ्राम के साइड में यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं. वो कैसे हेल्प करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी. तो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स से डायफ्राम लाइंड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेस्पिरेशन होता है. सो नाउ कम हियर. हाँ, हम देखते हैं कि जो लंग्स है वो क्या है. लंग्स आर ऑफ टू टाइप्स. मैंने बोला कि एक राइट होगा और एक लेफ्ट होगा. तो राइट लंग जो है वो 4 लोब्ड होगा. यहाँ पे देख सकते हो 2 3 दिख रहा है, एंड 4th वन विल बी बैक ऑफ दिस, क्योंकि वो 3D इमेज नहीं है तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा. सो यहाँ पे 4 लोब्स होंगे, और जो लेफ्ट लंग है वो सिंगल लोब्ड होगा, लेकिन लार्ज साइज होगा लेफ्ट लंग देन दैट ऑफ राइट लंग. तो ये स्मॉल साइज है लेकिन 4 लोब स्ट्रक्चर है. यहाँ पे क्या होगा, अभी ये हमने क्या बोला कि ब्रोंकस आए हैं, प्राइमरी ब्रोंकस आए, यहाँ पे एंटर हो गए. ये क्या होंगे, डिवाइड होंगे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन.
और ब्रांचेस में डिवाइड होंगे और क्या करेंगे, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे, ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे और क्या करेंगे, तब तक रीडिवाइड एंड डिवाइड होंगे जब तक ये और स्मॉल पैटर्न में नहीं बन जाते। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग। यहाँ पे देख सकते हो कि ये वो डिवाइड एंड रीडिवाइड, तो ये कहाँ तक डिवाइड होंगे, यहाँ तक डिवाइड होंगे। सो दिस इज द एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट होगा और ये एल्वियोलर डक्ट के पास से यहाँ पे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। तो दिस इज द एल्वियोलाई। सो बेसिक मेन एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो एल्वियोलाई में होगा। सो ये एल्वियोलर डक्ट तक आएगा और फिर वहाँ पे एल्वियोलर सैक्स होंगे और वो क्या करेंगे, वहाँ पे एल्वियोलर सैक्स में बहुत सारी नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होंगी, आर्टरीज एंड वेन्स एज वेल एज। तो वो वहाँ पे बहुत सारी वेन्स और आर्टरीज होने की वजह से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। सो एक्चुअल पार्ट विच does the exchange of respiratory gases is alveoli in lungs of rat. Now we will see the mechanism now. So mechanism क्या होगा, दो पार्ट्स में होगा या दो फेजेस में होगा। फर्स्ट विल बी इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन ऑफ एयर, एयर को अंदर लेना। दूसरा होगा एक्सपायरेशन, दैट विल बी एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एयर को बाहर छोड़ना। विच मीन्स कि पहला इंस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर लिया जाएगा और एक्सपायरेशन में CO2 को बाहर दिया जाएगा। अब ये कैसे होता है, मैंने अभी बोला कि डायफ्राम होगा और डायफ्राम क्या होगा, लाइंड होगा इंटरकोस्टल मसल्स से। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, विच मीन्स कि वो सिकुड़ जाएंगी और टाइट हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, वो जो रिब्स स्टर्नम जो थे वो अपवर्ड पुश हो जाएंगे, विच मीन्स कि वो थोड़ा एक्सपांड हो जाएंगे। अभी यू कैन जस्ट इमेजिन और यू कैन जस्ट फील इट ऑन योर सेल्फ कि जब आप इन्हेलेशन करते हो, सांस अंदर लेते हो, तो आपके रिब्स थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं। वो क्यों हो रहे हैं। और फिर जो डायफ्राम है, यहाँ पे देख सकते हो कि डायफ्राम का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज जस्ट अ बिट कर्व्ड। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे ही इन्हेलेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट होंगे इंटरकोस्टल मसल्स, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे थोरैसिक कैविटी में जो है वो एक स्पेस बन जाएगी। अब डायफ्राम का काम क्या है, थोरैसिक कैविटीज यानी जो हमारा चेस्ट रीजन है वहाँ से वो हमारे बेली रीजन को, एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करता है। तो वो एक्सपांडेशन की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे स्पेस बन जाएगी थोरैसिक कैविटी में जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। और वो स्पेस बनने की वजह से ज़्यादा एयर क्या होंगे, लंग्स हमारे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रैट नाउ, राइट। तो सो वी विल टॉक अबाउट द रैट ओनली। सो वो एक्सपांडेशन की वजह से, स्पेस बनने की वजह से द लंग्स ऑफ रैट विल they will just absorb more and more air। ज़्यादा से ज़्यादा CO2 वो क्या करेंगे, अंदर लेंगे लंग्स में। एंड बिकॉज ऑफ द लंग्स आर हैविंग दैट स्पॉन्जी क्वालिटी, जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं रैट के और ईच एंड एवरी मैमल के। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांडेशन होगा, वो एक्सपांड हो जाएंगे, फैल जाएंगे और उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लिया जाएगा। सो एट दैट टाइम, तो मैंने बताया कि एल्वियोलाई जो है वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इंस्पायरेशन के थ्रू वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में एयर जाएगी और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, O2 दिया जाएगा और CO2 ले लिया जाएगा, जिसकी वजह से एल्वियोलाई की क्या होती है, बहुत थिन वॉल होती है और बहुत हेल्पफुल सरफेस होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। उसके बाद होगा एक्सपायरेशन का प्रोसेस। अब एक्सपायरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद में जो इंटरकोस्टल मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, जो टाइट हो गई थी, वो क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ पुश हो गए थे, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। और डायफ्राम जो कुछ ऐसी पोजीशन में था तो वो ऐसे हो गया था, स्ट्रेट हो गया था, राइट। सो उसकी नॉर्मल, फिर वो डायफ्राम भी क्या होगा, स्ट्रेट से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, दैट विल बिकम कर्व अगेन।
डोम शेप में आ जाएगा। और जो थोरैसिक कैविटी थी वहाँ क्या हुआ था, एक्चुअली वहाँ पे स्पेस बढ़ गई थी, इसीलिए लंग्स एक्सपांड हो गए थे। अभी स्पेस सडनली कम हो जाएगी तो क्या होंगे, लंग्स अपने आप स्क्वीज हो जाएंगे। यानी ऐसे समझ लो कि कोई बलून था जिसमें हमने एयर भरी और फिर उसके बाद में हमने उस पर प्रेशर लगाया, माउथ ओपन रख के उसका जो ओपनिंग थी उसको क्लोज नहीं किया, उस पर प्रेशर लगाया तो क्या होगी, सारी की सारी एयर बाहर निकल जाएगी। तो वैसा ही कुछ हुआ कि थोरैसिक कैविटी को क्या हो गया, स्पेस कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर आ गया ऑन द लंग्स। एज बिकॉज आवर लंग्स आर हैविंग सच काइंड ऑफ क्वालिटी और रिलेटेड टू स्पॉन्जी क्वालिटी एंड balloon like quality, so that will get squeezed, वो स्क्वीज हो जाएंगे, वो पिचक जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होंगी, श्रिंक होने की वजह से, लंग वॉल श्रिंक होने की वजह से या लंग्स श्रिंक होने की वजह से, दब जाने की वजह से जो एयर है वो बाहर की तरफ पुश होगी, और बाहर पुश होने की वजह से जो CO2 था वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रैट वर्क्स। So here this topic ends up. Hopefully you have understood it. Thanks for watching. Have a nice day.